स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पुलिस ने केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। केजरीवाल के आवास पर प्रदर्शन करने पहुंचे बौद्ध भिक्षु और वाल्मीकि मंदिर के पुजारी। कुंभ अपने मुख्य मकसद से भटक रहा है, बोले धीरेन्द्र शास्त्री। कोलकाता केस में जज ने दोपहर 2:45 बजे तक फैसला सुरक्षित रखा। दोषी को फांसी की सजा दी जाए, कोलकाता केस में सीबीआई ने कोर्ट में रखी मांग। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे, जहां उत्तराखंड में जल्द लागू हो सकता है समान नागरिक संहिता। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में समान नागरिकता संहिता यानी यूसीसी की नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में 26 जनवरी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि सीसीसी लागू हो सकता है। यूसीसी की अधिसूचना की तारीख पर अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। जनता के साथ हमारा वायदा था, हमारा संकल्प था कि हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2022 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे, तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, यूसीसी का विधेयक लाएंगे। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है। और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का चूंकि सारी तैयारी होने के बाद, क्योंकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है, तो सभी चीजों की समीक्षा करने के बाद हम जल्दी ही डेटों का ऐलान करेंगे। तो 26 जनवरी तक उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो सकता है। यूसीसी के लागू होने के बाद राज्य में कई नियमों में बदलाव होंगे। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। झारखंड के चौपारण थाना क्षेत्र के जगोडी जंगल में पुलिस, सशस्त्र बल और वन विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त छापेमारी कर लगभग 5 एकड़ वन भूमि पर लगी अवैध अफीम पोस्ता की खेती को नष्ट किया। आपको बता दें कि अफीम की अवैध खेती के खिलाफ जिले भर में अभियान चलाया जा रहा है और पुलिस की इस कार्रवाई से तस्करों के मंसूबों को कड़ा झटका लगा है। खबर उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से, जहां 2011 बैच के आईएएस अधिकारी विशाख ने लखनऊ जिलाधिकारी का चार्ज संभाल लिया है। इससे पहले उनकी तैनाती भदोही, अलीगढ़ सहित कई जिलों में रही है और वो पूर्व में मुख्यमंत्री के विशेष सचिव भी रह चुके हैं। पद ग्रहण के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया सारे पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विशाख, मैं 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हूँ। शासन के आदेशानुसार मैं आज अपराह्न में जिलाधिकारी लखनऊ के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। मैं इससे पूर्व बतौर जिलाधिकारी के रूप में जनपद अलीगढ़, कानपुर नगर, भदोही, चित्रकूट और हमीरपुर 5 जनपदों में तैनात रहा हूँ। और उसके साथ साथ मैं सचिवालय में भी, मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव माननीय मुख्यमंत्री के रूप में भी और नागरिक उड्डयन के निदेशक के रूप में भी कार्य कर चुका हूँ। मैं मूलतः केरल के रहने वाला हूँ। और जहाँ तक प्राथमिकताओं की जो बात है, क्योंकि लखनऊ एक महानगर होने के साथ साथ प्रदेश की राजधानी भी है, तो निश्चित रूप में सबसे पहला प्रायोरिटी तो ये रहेगा कि जो जन सुनवाई और जितनी भी जन समस्याएं हमारे सामने आते हैं उनका समुचित और समयबद्ध रूप में निस्तारण और उसके साथ साथ गुणवत्ता भी सुनिश्चित किया जाए। और उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जहाँ पे अंतर विभागीय समन्वय और विभिन्न विभागों को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके गुणवत्ता और समयबद्ध रूप में विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को समयबद्ध रूप में उसको कंप्लीट करने की भी आवश्यकता होगी।
तो उसमें आपसी समन्वय भी सुनिश्चित करना ये भी एक प्राथमिकता रहेगी। बाकी जितने जितने इश्यूज आप लोगों के माध्यम से और जो लोगों के माध्यम से जो भी सामने आएंगे, उन सारे चीज़ों को प्राथमिकता के आधार पर उसके निस्तारण सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। एम्बुलेंसेस फंस जाती है वहाँ पर, तो जो प्राइवेट जो स्कूल चल रहे हैं उनकी सर ट्रैफिक जो व्यवस्था है इसके वजह से ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है कहीं बिगड़ रहा है, और भी कुछ ऐसे प्रमुख स्थान है जहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था भी खराब है, इसको लेकर कैसे करना तो ट्रैफिक से जुड़ा हुआ ही एक सवाल और है, क्योंकि अगर प्रत्येक वर्ष की बात करें तो साल में तमाम ऐसे इवेंट्स होते हैं लखनऊ के अंदर, जिसके चलते ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से नहीं चलती है। इसके साथ ही साथ जो शादी समारोह के कार्यक्रम होते हैं उस दौरान भी जाम की समस्या जो है वो लोगों को ज़्यादा परेशान करती है। तो क्या जो लॉन संचालक हैं उनको लेकर उनके लिए कोई गाइडलाइन आपके द्वारा जारी की जाएगी जिससे कि इसमें सुधार किया जा सके, या कोई ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जिससे आम जनमानस को असुविधाओं का सामना ना करना पड़े? देखिए, ट्रैफिक के मुद्दे को लेकर के कितना महत्वपूर्ण एक विषय है, ये इस बात से ही मैं एसेस कर लेता हूँ कि जितने भी पत्रकार साथी मुझे लखनऊ से जिन्होंने भी फ़ोन किया है, ज़रूर इस बिंदु पे मैं जब अलीगढ़ से रिलीव हो रहा था उसी समय आप लोगों का फ़ोन आया था, तो उसी बिंदु को सबसे ज़्यादा आप लोगों ने उठाया। एंड जो दो साथी अभी बताए थे, काफ़ी इश्यूज़ आप लोगों ने उठाए भी। इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब एक डायरेक्टली जो इन्वॉल्व हैं, जो ट्रैफिक पुलिस, और उसके साथ साथ जो सड़क से जो रिलेटेड जो हमारी डिपार्टमेंट्स हैं, नगर निगम हो, PWD, NHAI, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, और उसके साथ साथ जो जैम के जो कारक हैं, जो आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन भी किया आप दोनों ने, चाहे वो स्कूल्स हो या जो विभिन्न प्रकार के आयोजन हो या पार्किंग के इश्यूज हो, और उसके साथ साथ रोड सेफ्टी भी एक इशू है जिस पे भी हमें काम करने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप में चूँकि मुख्यालय और प्रदेश की राजधानी और यहाँ पे एक ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक सुगम एक्सपीरियंस सबको प्रोवाइड करने की आवश्यकता है, और इसके लिए समस्त स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर के उसके संबंध में कार्य किया जाएगा। सड़कें बहुत खराब है लखनऊ की, मेन रोड पे हजरतगंज में कई जगह गड्ढे हैं, सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। देखिए, वही जैसे मैंने कहा है कि जो सड़क और सड़क सुरक्षा और जो क्वालिटी, तीन चीज़ों से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं, PWD, नगर निगम, NHAI और अलग अलग जो संबंधित विभाग हैं, उनको इसके संबंध में उनके साथ बैठक करके जो इंटरवेंशन के पॉइंट्स है उसको चिन्हित करके कार्रवाई कर ली जाएगी। सर, स्कूल कॉलेजों की अगर बात की जाए, वहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं फिटनेस उसको लेकर के कई हादसे भी देखने को लगातार अभी हाल ही के दिनों में मिले हैं, तो उसको लेकर के भी स्कूलों के प्रति भी कुछ अभियान चलेगा आपका? देखिए, स्कूल्स के जो व्हीकल्स होते हैं वो जो हमारे सड़क सुरक्षा के बिंदु में काफ़ी एक बड़ी मुद्दा है, क्योंकि नंबर 1 हेवी व्हीकल्स भी होते हैं, LMVs के साथ साथ हेवी व्हीकल्स भी होते हैं, साथ साथ उसमें बच्चे ट्रैवल करते हैं, तो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। स्कूल्स के साथ इस संबंध में भी बैठक की जाएगी। परिवहन विभाग के भी जो हमारे अधिकारीगण उनके माध्यम से इसके संबंध में कार्रवाई करेंगे। राजस्व से रिलेटेड जो समस्याएं सर होती हैं लोगों को, उनको लेकर कोई विशेष हिदायत अधिकारियों को दी जाएगी क्या, कि उसका जो निस्तारण है वो जल्द किया करें जिससे कि विवाद की स्थितियां ना उत्पन्न हो? देखिए, अभी एक प्रारंभिक तौर पर हमारे जितने उप जिलाधिकारीगण हैं, अपर जिलाधिकारी करके डेली बेसिस में जो पब्लिक से मुलाकात करना, और उसके साथ साथ जो इश्यूज दो तरह से उसमें हम काम कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली इंडिविजुअल जो इश्यूज हैं, किसी का ग्रीवांस है, उसको समाधान कैसे करना, और दूसरा है सोशल मीडिया के माध्यम से भी काफ़ी चीज़ें हम लोग के सामने आ जाते हैं, न्यूज़ के माध्यम से, ट्वीट्स के माध्यम से या अदर माध्यम से, तो इस पर भी निगरानी रखी जाएगी। जो मेन फोकस ये रहेगा कि पब्लिक के लिए एक्सेसिबल रहें, और दूसरा इशू ये रहेगा कि दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि जो पब्लिक की समस्याएं हैं उसको समयबद्ध रूप में चिन्हित करते हुए उस पर एक्शन लें, ताकि वो एस्केलेट ना हो, नंबर 1, एंड नंबर 2 समयबद्ध रूप में उसका निस्तारण हो सके। जैसा कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, और अभी जिस हिसाब से लखनऊ का विस्तार हो रहा है और बहुत सारी एमएनसीज आ रही हैं, तो एज ए डीएम आपका कोई स्पेशल प्रोजेक्ट रहेगा युवाओं के लिए, एमएनसी के लिए, जो स्टार्टअप अट्रैक्ट कर सके और यहाँ के युवा का पलायन दिल्ली, बैंगलोर या क्या कहते हैं पुणे में? देखिए, इसमें नंबर 1 निवेश एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपने बहुत अच्छा बात बताया था कि MNCs के जो स्थापित होना और उसके साथ साथ निवेश का एक वातावरण सुनिश्चित करना, तो एक प्रायोरिटी ज़रूर ये रहेगी। मैं इससे पहले
कानपुर जो प्रदेश के उद्योग नगरी के रूप में जाना जाता है, वहाँ पर भी काम करने का एक मौका मिला था। तो वहाँ पे हमेशा ये फोकस रहा है कि जो उद्योग के जो रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के सस्टेनेबिलिटी के जो आवश्यक, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड मुद्दे हो या उनके अलग अलग प्रकार के परमिशन या उनके अलग अलग प्रकार के जो इकोसिस्टम के लिए आवश्यक जो परमिशन चाहिए होते हैं या उनके लिए आवश्यक जो इंफ्रा चाहिए होते हैं, इस बिंदु पे ज़रूर फोकस करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जो हमारे जो नौजवान साथी हैं उनको यहाँ पे जो आप जैसे बता रहे हैं कि जॉब की तलाश में कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी से उसको कैसे बढ़ाया जाए उसके संबंध में ज़रूर कार्य करेंगे। देखिए, रेवेन्यू के जो हमारे ऑफिशियल्स से जो बातचीत होगी उसमें ज़रूर ये एक महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा कि जो भूमाफियाओं की जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर कैसे कंट्रोल सुनिश्चित किया जाए। जैसे मैंने कहा कि जो 5 सब डिविजन्स हैं वहाँ की जो टीम, उनके साथ भी बात करेंगे, उनके साथ भी बैठक करते हुए इस प्रकार की जो भूमाफिया या उस तरह की जो गतिविधियां हैं उनको चिन्हित करते हुए उस पर नियंत्रित करने के साथ साथ उन पर कार्रवाई करने का भी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। देखिए, मतलब मैं इंडिविजुअली एक सब डिवीजन के बारे में अभी नहीं बता पाऊंगा। सार्वजनिक नहर तहसील में इश्यूज हैं, अगर है तो फिर डेफिनेटली मैं वहाँ पे जाऊंगा, वहाँ के इश्यूज को समझूंगा एंड डेफिनेटली उसके बाद अगर स्पेसिफिक कोई बिंदु हो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा एंड डेफिनेटली विल एंश्योर कि उसमें जो एज पर रूल जो कार्रवाई होना है वो सुनिश्चित हो। सर, आपके बारे में जानकारी है, जो हम लोग मुख्यमंत्री जी के चहीते कुछ अधिकारी हैं, उनमें से एक हैं सचिव भी आप रहे, तो आप इसको आप प्रेशर के तौर पे लेंगे कि मुख्यमंत्री की नज़र परमानेंट रहेगी और आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सर, देश के सबसे बड़े राज्य की बात करेंगे पॉपुलेशन वाइज, उसकी राजधानी पर आप अभी फिलहाल आपको काम करना है, तो सर वो प्रेशर क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी तमाम और जिलों में रहे, और इसमें डिफरेंस कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप में प्रदेश की राजधानी है एंड लखनऊ में तैनाती होना अपने आप में मैं समझता हूँ कि सौभाग्य की बात है और मुझे लगता है कि एक कार्य करने का एक मौका मिला है। ज़रूर उस मौके को, जो अवसर हैं, उस अवसर को कैसे अच्छे से, मतलब पब्लिक गुड के लिए और जनहित में उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे उसके लिए कोशिश रहेगा। ठीक है, नवाबी नगरी है, ऐतिहासिक इमारतें बहुत ज्यादा हैं यहाँ पर, उनका संरक्षण किस तरह से किया जाएगा? काफी इमारतें जर्जर पड़ी हैं आपकी, जो 70 मंजिल है और तमाम इमारतें हैं। अच्छा सवाल है। इसमें काफ़ी पॉइंट्स ऑफ अट्रैक्शन जो पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, जो हमारे काफ़ी ऐतिहासिक ऐसे स्थान हैं जो पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कुछ कार्य ऑलरेडी टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से भी इसमें किया जा रहा है। कोशिश ये रहेगा कि हमारे जितने ऐतिहासिक इमारतें, स्थान हैं, उसको, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में पब्लिक को पता भी चले और अपने ही सिटी, अपने ही शहर के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो। उसके लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट और अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर एक कार्य करेंगे। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से, जहां होने वाले निकाय चुनाव का मुकाबला अब रोचक दौर में पहुंच चुका है। आपको बता दें कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा वार्ड शिवालिक नगर पालिका का वार्ड नंबर 13 है, जिसमें लगभग 1100 वोटर हैं। इस वार्ड में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधी टक्कर नजर आ रही है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी सुनील कौशिक के चुनाव मैदान में उतर आने के बाद अब यहां मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। तो मैं अपने मार्गदर्शक और मेरे गुरु आदरणीय श्री सिंह पाल सिंह सैनी जी, जो यहाँ के सभासद रहे हैं, उनका हार्दिक आभार, अभिनंदन, स्वागत करता हूँ कि उन्होंने आज इस हमारी आशीर्वाद महारैली में अपना पूरा समर्थन और आशीर्वाद दिया। साथ में सभी जितने भी हमारे साथीगण, मित्रगण और वरिष्ठ जन रहे, उन सभी का भी हार्दिक आभार, अभिनंदन। और इस आशीर्वाद महारैली में हमारे नवोदय नगर वार्ड 13 की संपूर्ण जनता ने, 11,181 मतदाताओं ने हमें पूरा अपना समर्थन और प्यार स्नेह दिया है। हम सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन, स्वागत करते हैं। 23 तारीख के लिए क्या अपील रहेगी आपकी जनता से? 23 तारीख के लिए रहेगी मेरी अपील कि सभी मतदाता अपना मत का प्रयोग करें और धनबल और भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए अलवारी पर मोहर लगाकर विजयी बनाने का मैं अपील करता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ मुद्दे, एक तो जल निकासी, जो बहुत बड़ा मुद्दा है। जल निकासी यहाँ पर अभी तक उत्तम व्यवस्था नहीं बन पाई है, उसको हमें ठीक करना है। और दूसरा, हमारा
जो मुख्य मुद्दा है भ्रष्टाचार का भी यहाँ पर काफी वो बोलबाला है, उस पर भी हमें अपनी पूरी नजर बना के काम करने हैं। यहाँ शिक्षा हमारे आदरणीय श्री सिंहपाल सिंह सैनी जी के सार्थक प्रयासों से हमारे यहाँ प्राइमरी का जो स्कूल तो बन चुका है, लेकिन इसमें अभी भी ऐसी व्यवस्थाएं जो होनी है जो बहुत ही जरूरी और आवश्यक है, उन पर भी हमें ध्यान देना होगा और सबको साथ लेकर, सभी समाज को साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे और सभी का कल्याण हो, ऐसी हम प्रभु से प्रार्थना करते हुए सबका आशीर्वाद लेंगे। पंजाब के खन्ना में बैंकों के एटीएम के बाहर लोगों को झांसा देकर कार्ड बदलने और फिर इन कार्डों से ट्रांजैक्शन करके लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश अब हो गया है। पुलिस द्वारा इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 10 बैंकों के 56 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। ਸਾਡੀ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੱਲ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਏਟੀਐਮ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 56 ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ 10 ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੈਸ ਕਟਿੰਗ ਤੇ ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਪਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਏਟੀਐਮਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਕਢਾਉਣ ਆਇਆ, ਕਾਰਡ ਸਵੈਪ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਧੋਖੇਧੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਏਟੀਐਮ ਪਾ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਅੱਧੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਏਟੀਐਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੈਸ਼ ਕਢਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਵੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਸਰ? ਇਹਨਾਂ ਤੇ 2 ਜਣੇ ਤੇ 8 ਪਰਚੇ ਅੱਡ ਦਰਜ ਨੇ, 1 ਜਣੇ ਤੇ 4 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਇਹ ਪਲਵਲ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ? ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ JNK, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਸੀ। ਟੋਟਲ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਹਲੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਸੋ ਫਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਈ। ਤੇ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਅਬਾਊਟ 30 ਤੋਂ 32 ਸਾਲ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਰ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰੋਕਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਜ ਸੀਗਾ ਏਟੀਐਮ ਦਾ, ਇਹ ਏਟੀਐਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੈਸ਼ ਇੱਕਦਮ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਏਟੀਐਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੈਸ਼ ਕਢਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਢਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਫਿਰ ਕਲੇਮ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਫਰਦਰ ਸਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਫਰਦਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ है जी, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। थैंक यू। मध्य प्रदेश के सागर जिले के सनोधा में पुलिस अधीक्षक विकास शाहवाल और ASP लोकेश सिन्हा के निर्देशन में अवैध शराब, जुआ और सट्टे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत भगवती मानव कल्याण संगठन से मिली सूचना पर सनोधा पुलिस ने सागर दमोह रोड पर पांडव ढाबे के पास एक सफेद बुलेरो कार को घेराबंदी कर रोका। तलाशी में कार से 13 कार्टूनों में रखी 99 लीटर देशी लाल शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 55,000 बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम दीपेश चाबे, हेमराज पटेल और सोनू पटेल हैं। क्या लाली बहना और ये सारी चीजें बंद कर दी जाए, और अगर आप प्रदेश को नशे मुक्त करते हैं तो 90% समाज सुखमय होगा। अधर्म यानी अत्याचार, महिलाओं पर जो बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं वो नहीं होंगे, और 90% अपराध जो आप एक तरफ तो चलाते हैं कि नशा मुक्ति अभियान, आपको किसी भी प्रकार की नशा मुक्ति का उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में गौकशी और लव जिहाद की घटनाओं को लेकर हिंदू संगठन में भारी रोष है।
आज सुबह बड़ा बांस गांव के पास गौवंश के सिर मिलने पर क्षेत्र में तनाव बढ़ गया और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क पर जाम लगाया। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर गौकशी और लव जिहाद मामले में कार्यवाही न करने का आरोप लगाया है। बजरंग दल के पदाधिकारी हरीश कौशिक ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने जल्द कार्यवाही नहीं की तो जिले भर में विरोध प्रदर्शन होंगे। प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं और वाहन चालकों के बीच नोक-झोंक भी हुई। एसपी सागर जैन ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से बात की और उन्हें कार्यवाही का भरोसा दिलाया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। आज क्या प्रदर्शन वगैरह किया, क्या है? हरीश कौशिक, प्रांत बलोपासना प्रमुख, बजरंग दल, मेरठ प्रांत। जनपद सहारनपुर के अंदर पिछले कुछ माह में गौकशी की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। प्रत्येक थाना क्षेत्र के अंदर गौकशी हो रही है। रोज इस जनपद के अंदर हजारों की संख्या में गायें काटी जा रही है, लेकिन सहारनपुर प्रशासन के तरफ से इसके विरुद्ध कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जिससे कि ये गौकश मान सके, यह गाय को काटना बंद कर दे। तो उसी को लेकर और दूसरा विषय ये भी था कि लव जिहाद की घटनाएं प्रत्येक थाना क्षेत्र में यहाँ पे बढ़ रही हैं। तो ये कुछ विषय अपने संगठन के थे जिन्हें लेकर सहारनपुर के बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने कलेक्ट्रेट के गेट के परिसर पे विरोध प्रदर्शन करके अपना धरना प्रदर्शन किया है और एक ज्ञापन प्रेषित किया है कि ये जितनी भी घटनाएं हैं इन सबको प्रशासन, सहारनपुर प्रशासन जल्द से जल्द इन पे अंकुश लगाए। यदि सहारनपुर प्रशासन गौकशी और लव जिहाद की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाता है तो बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रत्येक थाना क्षेत्र में हनुमान चालीसा पढ़कर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और इन गौकशी की जितनी भी घटनाएं हैं इन सबको बंद कराने का कार्य करेंगे। अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया आपको? अभी एसपीआरएस महोदय साहब पहुंचे थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जितनी भी लव जिहाद की 2-3 घटनाएं हैं उनमें 1-2 दिन में लड़की बरामद कर ली जाएगी और गौकशी की जो घटनाएं हैं उन पर ऑपरेशन लंगड़ा चलाकर सभी को गौकशों को लंगड़ा करके जेल में भेजने का कार्य सहारनपुर प्रशासन करेगा। कार्यकर्ताओं ने आज ज्ञापन दिया गया है कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा बजरंग दल के। उन्होंने ये बताया कि बीते दिनों कुछ जो गौकशी की घटनाएं हुई है जो अनवर्कड आउट है उनका शीघ्र अनावरण करने के लिए और जिससे कि एक मैसेज जाए और आगे गौकशी की घटनाएं रुक सके, उन्होंने ये बताया कि शीघ्र से अनावरण करना है। और पुलिस मेरे द्वारा यहाँ ज्ञापन ले लिया गया और सभी घटनाओं पे अभी कार्य चल रहा है, प्रगति पर है और जो पूर्व में इस तरह की घटनाएं करी है उन पर दबिशें भी दी जा रही है, शीघ्र ही निस्तारण किया जाएगा। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के काछोला कस्बे में अखिल विश्व गायत्री परिवार शाखा काछोला एवं शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में चल रहे 24 कुंजीय गायत्री महायज्ञ एवं पावन प्रज्ञा पुराण कथा में मांडलगढ़ विधायक खंडेलवाल ने प्रतिभाग किया और यज्ञ स्थल पर पूजा अर्चना की। शांति, समृद्धि और सुख शांति के लिए गायत्री परिवार द्वारा 24 कुंजी महायज्ञ हो रहा है। ये यज्ञ हमारे इस क्षेत्र में किसी भी तरह की आपदा नहीं आवे और आर्थिक समृद्धि दे, सुख संपत्ति दे, इसके लिए हो रहा है। मैं गायत्री माता भगवान और गुरुदेव और माता से प्रणाम प्रार्थना करता हूँ। आप हमारे इस क्षेत्र में पूरा आशीर्वाद रहे और हमारे को सुख समृद्धि दे और हमारे सब श्रद्धालु यहाँ पे 24 कुंजों पे विराजमान है और बहुत अच्छा अनुष्ठान चल रहा है। भगवान का, माता श्री का, गायत्री परिवार का आशीर्वाद हमारे इस क्षेत्र पे, हमारे काछोला कस्बे में मिले, ये मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां गरौंदा के पास बिजली का टूटा पुल राह चलती जनता के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। मामले में बिजली विभाग की लापरवाही देखी जा रही है और जनता को संकट का सामना करना पड़ रहा है पोल के कारण। महाकुंभ मेले के सेक्टर 19 में रविवार को करपात्र धाम वाराणसी और गीता प्रेम प्रेस गोरखपुर के शिविर में आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और बांस फूस के बने लगभग 300 कॉटेज जलकर राख हो गए। यही नहीं, 5 बाइकें और 5 लाख रुपए कैश भी आग की भीड़ चढ़ गए। दुर्घटना के दौरान कॉटेज में रखे 10 से ज्यादा एलपीजी सिलेंडरों में धमाके हुए। गनीमत रही कि कोई जनहानि
नहीं हुई। हालांकि आग की चपेट में आने से हरियाणा और सिलीगुड़ी के 2 लोग झुलस गए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्परता से करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग को काबू कर लिया। हादसे में 2.5 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 मंत्रियों संग मौके का मुआयना किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गुजरात के वापी से सरीगांव कोरोमंडल कंपनी में मजदूरों को लेने जाते समय एक भीषण सड़क दुर्घटना में एक बस ड्राइवर की मौत हो गई। ये दुर्घटना वापी यूपीएल कंपनी के पास हुई, जहां बस और ट्रक के बीच टक्कर हुई। मृतक की पहचान रमेश सिंह के रूप में हुई है, जो वापी के सरस्वती नगर में रहते थे। वापी जीआईडीसी पुलिस ने घटना का मुआयना किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए वापी भेज दिया है। पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। अगली खबर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से, जहां खटीमा के थारू विकास भवन में यशपाल आर्य निकाय चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी उमेश राठौड़ को समर्थन देने पहुंचे। अपने संबोधन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भाजपा के कार्यों को नकारात्मक बताते हुए कहा कि जनता ने इस बार बदलाव का मन बना लिया है। जब हम इस खटीमा में कोरोना का चल रहा था, हम लोगों ने मिलकर आदरणीय गोपाल सिंह राणा जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने मिलकर, बॉबी राठौर ने, हमारी पूरी टीम, सारे लोगों ने लगकर 51 दिन तक घर छोड़कर, जहां लोग कोरोना से डर रहे थे, घर घर खाना पहुंचाने का काम किया। और हमने उसमें जाति धर्म वर्ग नहीं देखा, हमने उसमें विधानसभा नहीं देखी, हमने वो जगह देखी जहां खाने की जरूरत थी, उन जगहों पर खाना पहुंचाने का काम किया। और हमारे किसी साथी ने अपना खाना बांटते हुए फोटो नहीं खिंचाया। अगर आप हमारा फेसबुक का पेज उठा के देंगे तो हमने लिखा पहले दिन का खाना तैयार, दूसरे दिन का खाना तैयार, हमने कहीं पर भी ये बात न रखी। अभी मैं आपको बताता हूं, जब अभी बरसात में यहाँ बाढ़ आई थी, बाढ़ में जब लोग डूबे हुए थे, हमें संपर्क कर रहे थे, जब एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर घूम रही थी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तब भी जाति धर्म की बात कर रहे थे। जो डूबे हैं उन्हें नहीं निकाल रहे थे, नौका विहार करने का काम कर रहे थे। मैंने खुद एनडीआरएफ की टीम के साथ बोट में बैठा, मेरा प्रशासन से झगड़ा हुआ। आप आज भी जाति धर्म की बात कर रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं कि कौन डूबा है, किसे निकालना चाहिए। हम लोगों ने खुद बैठकर बोट में जाकर लोगों को निकालने का काम किया। उसके बाद जहां जिस आदमी को सहयोग की थी, चाहे राशन की हो, खाने की हो, उसकी व्यवस्था कराने का काम बॉबी राठौर जी ने गोपाल राणा के नेतृत्व में किया। पूछकर कहां कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब यहाँ चेक बंट रहे थे, बंदर बांट हो रही थी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी गया था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी, लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है। जिसके घर में पानी घुस गया, उसका 1 साल का राशन खराब हो गया है। उसके जो दीवान बेड में कपड़े, रजाई, गद्दे रखे हैं, वो खराब हो गए हैं। बच्चों के कपड़े भीग गए, बच्चों की किताबें खराब हो गई हैं, उसका इन्वर्टर, फ्रिज सब खराब हो गया है। तो 5,000 रुपए से किसी का भला नहीं होना। आप चिन्हित करिए और 25,000 रुपए की राशि आप एक व्यक्ति को दीजिए, उसे दीजिए जिसका भला हो सकता है। लेकिन 5,000 की के रूप में काम कर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में काम कर कांग्रेस के एनएसयूआई से लेके यहां तक की बात करी। हम सामाजिक जीवन की बात करें तो इनके पिताजी भूतपूर्व सैनिक थे और उन्होंने 72 की लड़ाई लड़ी। जब शांति सेना भेजी गई श्रीलंका, तब वो वहां भी गए राजीव गांधी जी के आदेश पर लंबे समय पर तक। फिर उन्होंने यहां रहकर यशपाल आर्य जी के चुनाव में, गोपाल सिंह राणा जी के चुनाव में पूरी प्रतिभागिता निभाते थे और एक फाइनेंस कंपनी चलाते थे। दुर्भाग्य से उनका एक्सीडेंट हो गया और वर्षों तक वो बिस्तर पर रहे, पैरालाइज हो गए थे। बॉबी राठौर जी ने अपने पिताजी की सेवा करी एक बेटे की तरह। वो मैंने मंजर अपनी आंखों से देखा है। लोग कहते हैं क्या भलाई है, ये भलाई है जो बेटा अपने बाप की सेवा करता है, अपनी माँ की सेवा करता है, उससे कोई भलाई। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये प्रदेश में मैंने देखा है कि चुनाव में जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और जनता बदलाव चाहती है।
और खलीफा में हमारे नगर पालिका जिन्होंने लगातार शुरुआती दौर से जब राजनीति में प्रवेश किया, सेवा ही धर्म है, लगातार जनमानस के बीच में सेवा करते रहे हैं, चाहे बाढ़ हो, चाहे कोरोना काल, चाहे और पेंशन मामले हो, और भी जो यहाँ के छोटी छोटी समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए हमेशा लगे रहे हैं। और जनता इस बात की महसूस भी कर रही है कि एक बेहतर ऐसी हमारे बॉबी राठौर है, और मेरा मानना है कि निश्चित रूप से इसका माहौल है, बॉबी राठौर भारी चुनाव में कामयाब। बात करें, देखिए हमारा एजेंडा विकास का एजेंडा है, और भारतीय जनता पार्टी ने कभी विकास की बात नहीं की है। उनकी प्राथमिकताएं क्या है, उनका एजेंडा क्या है, उनका नजरिया क्या है, उनका लेखा जोखा क्या है, जनता के सामने पेश करना चाहिए था, लेकिन असफल रहे हैं। अब आजकल जिला निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं और यूसीसी की बात हो रही है। जनता की जो महंगाई है, बेरोजगारी है, पलायन है, ध्वस्त कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, उस पर चर्चा क्यों नहीं करती भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्वयं संलिप्त है और एक अहंकार से भरी हुई सरकार इस प्रदेश में काबिज है। जनता ने मन बना लिया है। मैंने देखा है, मैं जहां जहां गया हूं, जिन क्षेत्रों में गया हूं, पूरी तरह जनता मन बना चुकी है बदलाव का, परिवर्तन का। और ये 23 तारीख को हमारा चुनाव वोटिंग है, 25 को रिजल्ट आएंगे, तो आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव, चाहे मेयर का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव हो, हमारे पार्षद हैं, हमारे सांसद चुन के आएंगे। एक बेहतर हमारी टीम बनेगी पूरे प्रदेश में। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। झारखंड के हजारीबाग लोक सेवा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने संसद के तीनों सत्रों में 54 दिनों की सदन अवधि में 44 कार्य दिवसों में 100% उपस्थित दर्ज की। इस दौरान उन्होंने हजारीबाग क्षेत्र के 72 जनहित मुद्दे उठाए और 7 बार लोकसभा में बोलने का अवसर प्राप्त किया। वहीं साथ में वो लोकसभा की 3 प्रमुख समितियों के सदस्य भी बने। मनीष जायसवाल ने लोकसभा क्षेत्र में सांसद सेवा कार्यालय के माध्यम से विकास कार्य को नई दिशा दी और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास किए। कार्यक्रम जो है कृषि चेतना परिषद के तत्वाधान में माननीय झारखंड सरकार के मंत्री और विधायक कुमार जयमंगल सिंह का सम्मान समारोह, साथ में समाज के जितने भी लोग हैं उनका एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। सारे लोग कल समाज के एक साथ बैठेंगे, समाज के जो भी कुरीति है उस पर विचार विमर्श होगा, उसको कैसे ठीक किया जाएगा उस पर विचार होगा। दहेज पर प्रथा है, बहुत सारी समाज में जो कुरीतियां हैं वो सबको निवारण के लिए विचार विमर्श होगा। बेरमो द्वारा आयोजित किया गया है, उसमें मुख्य उद्देश्य बेरमो में जितने भी हमारे समाज के लोग हैं उसको कैसे मुख्यधारा में हम जोड़ें। और इससे आज से 10, 20, 25 साल पहले मुख्यधारा में लोग एक जगह थे और फिर हम लोग लगा कि नहीं, बीच में लोग बिखर गए,
तो उसका उद्देश्य लगा कि नहीं, जब तक एक जगह हम लोग नहीं बैठेंगे और बैठ के उसका विचार नहीं करेंगे तो उसके बाल बच्चे के कैसे रोजगार में जाएगा, कैसे शिक्षा में जाएगा, कैसे उसका उन्नति होगा, कैसे वो आगे बढ़ेगा। और राजनीतिक में जो हमारा बेरमो में है तो क्या खाली वोट के लिए है कि कुछ और उद्देश्य इसका होना चाहिए, उस पर भी कल मंथन होगा, कल विचार होगा कि हमारा समाज वोटर के रूप में उपयोग होगा कि कोई नेतृत्व भी कभी करेगा। इस पर कल समाज में बात रखा जाएगा और मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे हम जागरण करके अपने परिवार को जगाएं। और जो, क्योंकि बरसों से हम लोग का काम रहा है, जो दबा है, कुचला है, उसको हमेशा हम लोग प्रोटेक्ट किए हैं और उसको संरक्षण किए हैं और आगे भी हम लोग संरक्षण करने की दिशा में करना चाहते हैं। इसी पर हम लोग कल मुख्य उद्देश्य, उसमें हमारा जो संजय यादव हैं, जो आरजेडी सभी मंत्री हैं और मुखर हैं, बोलने वाले मंत्री हैं, वो आ रहे हैं। और हमको लगता है कि झारखंड में आज यादव परिवार के गार्जियन मिला है, जो कि यादवों को पूरे झारखंड में एक दिशा और दशा तय करने में सक्षम व्यक्ति हैं। इसी के लिए हम लोग उनका भी कार्यक्रम लिए हैं और हमारे समाज के जो 8-7 विधायक हैं उनसे भी संपर्क किया गया, मुझको नहीं मिल पाए और जो समय दिए वो आ रहे हैं, फिर आगे देखा जाएगा। यही मेन विधानसभा अध्यक्ष समय दिए थे, मगर उनका क्योंकि लोग पूरे देश का विधानसभा अध्यक्ष का बैठक पटना में हो गया, लोकसभा तक बुलाया, इसलिए वो नहीं आ पाए, तो उनका भी कार्यक्रम तय था। यही मुख्य उद्देश्य हम लोग का है कि समाज कैसे आगे बढ़े और जो दवा है उसको कैसे हम लोग संरक्षण दे, इसी पर पूरा कल मंथन होगा, विचार। संसद सम्मान समारोह का कार्यक्रम है जिसमें झारखंड सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव जी आ रहे हैं, साथ में बेरमो के स्थानीय विधायक माननीय कुमार जयमंगल जी भी रहेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो हमारे परिषद के लोग हैं, साथी हैं, उनको जागरूक करना है शिक्षा के प्रति, बच्चों को शिक्षित करें, आगे बढ़े, जो समाज में बुराइयां है उसका विरोध करें, उसको त्यागें। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। इसी सिलसिले में हम लोगों ने ये कार्यक्रम बेरमो में रखा है। पूरा राज्य का सम्मेलन है या फिर नहीं, सिर्फ बेरमो का, ये पूरे बेरमो का हम लोग का कितना प्रतिशत हम लोग बेरमो में चलता है, उसी का कार्यक्रम हम लोग ये कर रहे हैं। हम लोग का मिलन समारोह है, 21वीं चेतना परिषद बेरमो के तत्वाधान पे है और यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के जो मंत्री है आदरणीय संजय प्रसाद यादव जी और विधानसभा अध्यक्ष जी का भी प्रोग्राम था, लेकिन किसी कारणवश उस प्रोग्राम उनका नहीं हो पाया। बाकी और भी ऐसे जो प्रतिनिधि है जीत के आए हुए, मुख्य रूप से हम लोग के विधायक भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, जो अशिक्षा का अभाव है या यहाँ पे लोगों का शोषण हो रहा है, वैसे लोग को एकजुट करके उन लोगों को मुख्य धारा में लाके और उन लोगों को कैसे मजबूत करें और उसको कैसे शिक्षित करें, और जो यहाँ के जो बेरोजगारी है, जो और सब सारी कुर्तियां हैं, उन लोग को हम लोग दूर करने का प्रयास और अपने समाज के माध्यम से तमाम और लोगों को कैसे हम उन लोग के लिए कुछ करें, ये हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग उससे ज्यादा संगठन को ई करके हम लोग हर समाज के लोगों के तबके के लोगों के लिए हम लोग कुछ काम, यही हम लोग का मुख्य उद्देश्य, सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। खबर उत्तर प्रदेश के नकुड़ से है, जहां आवारा गौवंशों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कड़ाके की ठंड में ये बेजुबान जानवर खुले में इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। आश्रय की कमी के कारण ये गौवंश कूड़े के ढेरों में अपना पेट भरने के लिए खाना तलाशते दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर देखिए हमारे संवाददाता विकास शर्मा की ये रिपोर्ट। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज पर आपका स्वागत है।
और आपने काफी सारी हमारी स्टोरी देखी होंगी, लेकिन ये एक स्टोरी खास है। खास इसलिए है क्योंकि जहां पर गोवंश के लिए इतने कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन जो सर्दी में गोवंश है उनका क्या हाल है और किस प्रकार से ये जो गोवंश है, किस प्रकार से जो आवारा गोवंश है, ये किस प्रकार से फिर रही है, आप देख सकते हैं हमारे साथ में। और ये नकुड़ का सरसावा रोड है, इस पर अनेकों आपको इस तरह के ये मिल जाएंगे गोवंश, लेकिन सर्दियों में इनके लिए क्या है, क्या सुविधाएं हैं, वो आप नहीं देख सकते। और ये वो गोवंश है, देखिएगा। और ये गोवंश आपको काफी सारे यहाँ पर मिल जाएंगे इस तरह से फिरते हुए, लेकिन पूरी सर्दी में। और जब इनके यहाँ पर कोई भी गोवंश है, जब किसी वजह से ये सर्दी में या किसी वजह से ये गुजर जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनको जब कुत्ते नोचते हैं तब इनकी वीडियो बनाई जाती है। और वीडियो बनाने के साथ साथ तब उनको दफनाने की बात की जाती है। लेकिन जीवित गोवंश के लिए यहाँ पर कोई इस प्रकार से सोच नहीं पा रहा। ये देखिएगा, जीवित गोवंश है तो इनके कोई सर्दी में या फिर इनके कोई पानी पिलाने की व्यवस्था या इस तरह की इतने काफी सारे गोवंश आपको सरसावे रोड पर पूरा मिल जाएंगे। सरसावे रोड पे उधर से भी आप देखेंगे तो उधर भी आपके पूरे गोवंश मिल जाएंगे। लेकिन इन गोवंशों की आपको बात बता दें, इन गोवंशों का अभी तो इनका कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि कोई सर्दी हो या सर्दी के लिए कोई इनका बचाव के लिए कुछ किया गया हो या फिर इनको कहीं गोवंश को कहीं भेजा जा रहा हो। ये किस प्रकार से, ये देखेगा, पूरे गोवंश यहाँ पर फिर रहे हैं। लेकिन जब कहानी ये है कि जब ये गोवंश किसी वजह से दुर्घटना में या किसी वजह से जब मर जाते हैं, तो उनको जब ये मर जाते हैं तब उनके ऊपर पूरा हंगामा किया जाता है कि उनको दफनाने के लिए, उनके सारे अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन जीवित के लिए इनके ये जो नकुड़ के अंदर खुले आम जो घूम रहे हैं, जो रास्ते के बीचों बीच आ जाते हैं, जो रास्ते के बीचों बीच एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनके लिए तभी कोई ऐसी कार्रवाई, कोई ऐसी नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो नकुड़ के अंदर आप देख सकते हैं खुले ये हैं जो गोवंश हैं, ये खुले इस प्रकार से घूम रहे हैं आवारा। और आप इधर भी देख सकते हैं, उधर भी आप देख सकते हैं, उधर बड़े गोवंश है, वो बड़े गोवंश है उधर। और ये जितने ट्रैफिक चल रहे हैं उनको आपस में कहीं आपको ऐसी भी दिखा देंगे जहां पर बीचों बीच जो है गोवंश बैठे रहते हैं और बैठे रहने के साथ साथ दुर्घटना हो जाती है। भाई साहब हमारे साथ, भाई साहब क्या नाम आपका? धर्मपाल सिंह जी। धर्मपाल जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से गोवंश एक्सीडेंट भी होते हैं, रात को दिखते भी नहीं है और दुर्घटना हो जाती है, क्या कहेंगे इन गोवंशों के लिए क्या होना चाहिए? अजी इनके लिए तो गौशाला में होना चाहिए, गौशाला में छोड़ना चाहिए, इनके लिए इंतजाम करना चाहिए सरकार ने। तो गौशाला तो यहाँ पर बनाई गई है। अजी गौशाला तो 2 बन रही, लेकिन जो गौशाला में जो संचालन है, जो वहाँ के अध्यक्ष हैं जो काम कर रहे हैं, वो अपना विकास कर रहे हैं, गौओं का नहीं विकास कर रहे। वो तो सब अपना कर रहे, वो तो राजनीति करते फिर यार, पैसे कमा दबा के और कुछ नहीं करते। आपने देखा होगा जब गोवंश कहीं मृतक हो जाता है, जिस प्रकार से दुर्घटना हो जाती है, तब तो पूरा बवाल मचाते हैं उसको उठाने के लिए। लेकिन जीवित गोवंश के लिए कुछ कार्य नहीं कर पा रहे इस तरह का। अजय कुछ नहीं हो रहा, गाँव में जाकर देखो फसल भी बर्बाद कर दी, बुरा हाल हो रहा। और दूसरी बात यह है, जो मतलब इनके अध्यक्ष है ना संचालन गौशाला के, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे फिर कुछ नहीं करते, अपना राजनीति कर रहा है और गाँव की तरफ कोई ध्यान नहीं देखा, कहाँ दे कितना पैसा मिलेगा, बस पैसे की तरफ ध्यान है, गाँवों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। चलिए तो आपको दिखाते हैं, ये बड़े गोवंश है, ये छोटे गोवंश है, इनके साथ साथ आपको दिखाते हैं और भी यहाँ पर जो गोवंश है इस प्रकार के देखिएगा, ये गोवंश है और ये बड़े बड़े गोवंश है जो कि यहाँ पर इस प्रकार से हैं। और ये नहीं, तो ये बड़े गोवंश हैं, ये देखिएगा। और ये पूरे गोवंश यहाँ पर रहते हैं, लेकिन रात के समय ये रोड पर जाते हैं, जिनमें ना तो इनके गले में कुछ ऐसी रेडियल वाली जो पट्टियां होती हैं वो पड़ी हुई हैं कि जिससे ये कोई वाहन इनको बचा पाए, और दुर्घटना भी हो जाती है, उसमें आदमी भी गुजर जाते हैं। काफी सारी कई दुर्घटनाएं होती हैं ऐसी, और कहीं ये गुजर जाए तो कहीं ना कहीं बवाल मच जाता है कि गोवंश मृतक पड़ा हुआ है। लेकिन जीवित के लिए, हमारा कहने का मतलब है कि जीवित के लिए कोई ऐसी सोच नहीं रख पा रहे हैं। तो ऐसी खबरों के साथ बने रहेगा हमारे साथ। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहां गाजीपुर के कैलाश कुंज मार्केट में भीषण आग लग गई। गाजीपुर के कैलाश कुंज मार्केट में लगी भीषण आग, कई दुकानों के सामान जलकर हुए खाक। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने की वजह। मौके पर दमकल की टीम मौजूद है। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर उत्तराखंड से है, जहां दीपम सेठ पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड की अध्यक्षता में 38वें राष्ट्र खेलों के आयोजन की तैयारियों के मद्देनजर गढ़वाल और कुमाऊं परिक्षेत्र सहित समस्त जनपद प्रभारियों, सेना नायकों और संबंधित इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था, फोर्स व्यवस्थापन प्लान, यातायात प्लान, मार्किंग
सुरक्षा व्यवस्था हेतु आवश्यक उपकरण के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक उच्च स्तरीय समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी के दौरान पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड द्वारा सभी को सजग और सतर्क रहकर अपना कर्तव्य निर्वहन करने हेतु निर्देशित किया गया। दून पुलिस ने ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 अभियान के तहत 19 जनवरी को गोपनीय सूचना के आधार पर सपेरा बस्ती में छापेमारी कर 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के पास से 1 किलो 58 ग्राम चरस बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार तस्करों में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी। तस्करों ने पूछताछ में बताया कि वो चमोली से चरस खरीदकर देहरादून में बेचते थे। रानी पोखरी में हुई मोबाइल लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी विशाल को गिरफ्तार किया और उसके पास से लूटा गया मोबाइल और वादी के खाते से निकाले गए पैसों से खरीदी गई केटीएम बाइक बरामद की। आपको बता दें कि आरोपी ने पहले वादी का पीछा कर उसके मोबाइल का यूपीआई पिन चोरी छिपे देख लिया। बाद में मोबाइल छीनकर 2 लाख से ज्यादा खाते से पैसे निकाल लिए। इस पैसे से उसने बाइक, महंगे कपड़े खरीदे और शौक पूरे किए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की मदद से आरोपी को नागा घेर रानी पोखरी से गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में पुलिस टीम की अहम भूमिका रही। अगली खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से, जहां दिनांक 19 जनवरी को देहरादून की रायपुर थानो रोड पर बाइक स्टंटबाजों द्वारा मुख्य सड़क पर खतरनाक तरीके से बाइक चलाने और स्टंट करने की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थानाध्यक्ष रायपुर को तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए, जिस पर कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष ने 6 स्टंटबाज बाइकर्स का पुलिस एक्ट के तहत चालान करके मोटरसाइकिलों को सीज कर दिया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आयोजित माघ मेले में महाभारत कालीन पारंपरिक संस्कृति देखने को मिल रही है। रवाई घाटी के सीमांत सरनौल क्षेत्र है, जिसे पांडव गांव के नाम से भी जाना जाता है। इस गांव में महाभारत कालीन पारंपरिक संस्कृति आज भी जीवित है। माघ मेले में अर्जुन और भीम का घोड़े नृत्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सरनौल का नाम है, सरनौल गांव है। तो सरनौल के लोगों की जो 10 साल का बच्चा है वो भी बोलता है ले पांडव नृत्य करते। बुजुर्ग तो क्यों नहीं बोलेंगे, पर जो 12 साल का लड़का है वो भी पांडव नृत्य करेगा। दिल में झरकिन बजाते हैं बच्चे और मंदिर के पास जाते हैं और पांडव नृत्य करते हैं। तो हम भी लगे हुए हैं। खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज से है, जहां अज्ञात चोरों ने चोरी की सारी हदें पार करते हुए अब हनुमान मंदिर को निशाना बनाया है। अज्ञात चोरों ने हनुमान मंदिर को निशाना बनाया। चोरों ने मंदिर का दरवाजा काटकर दान पत्र से हजारों रुपए उड़ाए। छिबरा मऊ कोतवाली क्षेत्र के बहवलपुर का ये पूरा मामला है। मंदिर के पुजारी ने अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी थी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।